कोई फ़ायदा नहीं है। आप जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो आप लोग फॉलो करो, क्योंकि वो चीज़ें हमारी सेफ्टी के लिए ही हैं, हमारी सेफ्टी के लिए बनाई गई हैं। हेलो एवरीवन, जय माता दी। स्वागत है आपका मेरे चैनल यामी सिंह एंटरटेनमेंट पे। तो आज के वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कि माता वैष्णो देवी की यात्रा आप किस तरीके से कर सकते हैं, कौन सी चीज़ें आपको कटरा पहुंचकर करनी चाहिए, कौन सी चीज़ें नहीं करनी चाहिए, किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, कहाँ रुकना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें और छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन मैं आपको इसी वीडियो में देने वाली हूँ, तो इसलिए वीडियो को पूरा देखना और स्किप मत करना। एक और इम्पॉर्टेंट बात, माता वैष्णो देवी के जितने भी व्लॉग्स हैं मेरे, उनमें जो भी मुझे कॉमेंट्स आए थे उन सबका रिप्लाई भी मैं साथ ही साथ देती जाऊँगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। माता वैष्णो देवी के भवन पहुंचना हर जगह से बहुत ही आसान है। माता वैष्णो देवी का भवन जम्मू के कटरा में स्थित है। कटरा से जम्मू का जो रास्ता है वो लगभग 45 किलोमीटर का है। जम्मू से कटरा पहुंचने के लिए कई सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आप चाहे तो बस से भी आ सकते हैं जम्मू से कटरा, या फिर आप लोकल कैब करके भी आ सकते हैं। जम्मू से कटरा का जो डिस्टेंस है वो लगभग 45 किलोमीटर का है, तो अराउंड 1 से 1.5 घंटा आपको पहुंचने में लग जाता है। आप दिल्ली से कटरा आना चाहते हैं तो आपके पास कई ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आप फ्लाइट से भी आ सकते हैं, आप ट्रेन से भी आ सकते हैं और आप बस से भी आ सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी बस का ऑप्शन। अगर आप दिल्ली से कटरा आने की सोच रहे हैं तो आपको डायरेक्ट बस मिल जाएगी, आपको जम्मू नहीं उतरना पड़ेगा। दिल्ली से कटरा पहुंचने के लिए दिल्ली के मजनू के टीले से बस बन के चलती हैं, जो डायरेक्टली आपको सुबह कटरा पहुंचा देती हैं। जो रात की बसेस होती हैं स्लीपर होती हैं, आपको सिटिंग वाली भी बस मिल जाएगी और आपको स्लीपर बसेस भी मिल जाएंगी। और अगर आप बुकिंग कराना चाहते हो तो आप मजनू का टीला पहुँच के आप जिंग बस के ऑफिस में जाके बुकिंग करा सकते हो और आप ऑनलाइन बुकिंग भी करा सकते हो। कौन सी बस आपको करानी चाहिए आप मेरे माता वैष्णो देवी के व्लॉग्स में देख सकते हो कि मैं किस बस से मैंने ट्रैवल किया था। और अगर आप दिल्ली से ट्रेन से आना चाहते हो तो दिल्ली टू कटरा आपको डायरेक्टली ट्रेन भी मिल जाएगी, तो उसके भी आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। ट्रेन की भी बुकिंग आप ऑनलाइन भी कर सकते हो और किसी भी टूर एंड ट्रैवल के ऑफिस से भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और अगर आप दिल्ली टू कटरा फ्लाइट से आना चाहते हो तो आप जम्मू एयरपोर्ट पे आप लैंड कर सकते हो, क्योंकि कटरा का जो नियरेस्ट एयरपोर्ट है वो है जम्मू में। और अगर आप मुंबई से कटरा पहुंचना चाहते हो तो मुंबई से जम्मू तक की जो दूरी है ऑलमोस्ट 2000 किलोमीटर की है। तो मुंबई से फ्लाइट लेके जम्मू लैंड कर सकते हो और वहां से कैब करके आप कटरा पहुंच सकते हो, या फिर आप किसी भी बस लोकल बस से भी आप कटरा पहुँच सकते हो। कटरा पहुंचने के बाद आप पहुंचेंगे सीधे कटरा फाउंटेन चौक पे। फाउंटेन चौक के अराउंड आपको बहुत सारे होटल्स के ऑप्शंस मिल जाएंगे। कटरा में होटल्स की कोई कमी नहीं है। आप चाहो तो ऑनलाइन बुकिंग करा के आ सकते हो या आप ऑफलाइन भी करा सकते हो, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि अभी रश ज़्यादा नहीं है तो आप ऑफलाइन भी जा सकते हैं। आप अपनी आंखों से फिजिकली जाके होटल देख सकते हैं कि वो कैसा है अंदर से, और उसके बाद आप होटल बुक कर सकते हैं। अगर आप अफोर्डेबल रेंज में रूम्स देखना चाहते हैं तो कटरा चौक पर आपको निहारिका कॉम्प्लेक्स मिल जाएगा। निहारिका कॉम्प्लेक्स में जाके आप रूम्स देख सकते हैं। वहाँ पे डोरमेट्री भी अवेलेबल है और आपको डबल बेड 4 बेड भी मिल जाएगा। मैं यहाँ पे स्क्रीन पे रेट कार्ड मेंशन कर दूंगी, तो आप वहाँ पे देख सकते हैं कि आपको जो भी रूम का प्राइस सूटेबल हो आप वो देख सकते हैं। आप इनकी ऑनलाइन बुकिंग भी कर सकते हैं और ऑफलाइन भी आप वहाँ पे जाके करा सकते हैं। अगर उनके पास रूम अवेलेबल होंगे तो आपकी वो ऑफलाइन बुकिंग भी करते हैं। होटल्स को लेके मैं आपको एक चीज़ और बोलूँगी कि आप रिसेप्शन पे पहुँच के आपके होटल वाले आपको जो भी प्राइस बोले, आप चाहे तो उनसे बार्गेन कर सकते हैं। वो बार्गेनिंग कर लेते हैं और अपना जो उनका बेस्ट प्राइस होगा वो आपको दे देंगे। होटल्स को लेके एक चीज़ और मैं मेंशन करना चाहूँगी कि मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि आप कटरा फाउंटेन चौक के आसपास ही आप होटल देखें, ज़्यादा दूर ना देखें, क्योंकि अगर आप ऑनलाइन बुकिंग कराते हो तो आपको ज़्यादा दूर होटल भी आपको मिल सकता है। ठीक है, तो अगर आप ऑफलाइन खुद देख के करोगे तो आपको पता होगा कि कौन सी लोकेशन, कौन सा होटल कौन सी लोकेशन पे है। मैंने अपने होटल वाले वीडियो में आपको दिखाया है कि कटरा में नियरेस्ट होटल कौन कौन से हैं, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि आपको कौन से होटल जो है वो कंसिडर करने चाहिए, जो कि कटरा चौक पर ही हैं। इससे क्या होगा कि आपको बार बार मार्केट घूमने के लिए आपको ऑटो बुक नहीं करना पड़ेगा अपने होटल से, क्योंकि जो मेन हैपनिंग प्लेस है ना, जो अच्छा खासा जहाँ पर आपका मन लग जाएगा, वो कटरा फाउंटेन चौक ही है, जहाँ पे आपको कटरा का लोकल मार्केट भी आपको एक्सप्लोर करने को मिल जाएगा। लेकिन अगर आप वहाँ से दूर होटल कर लोगे तो आपको वापस मार्केट आने के लिए बार बार ऑटो बुक करना पड़ेगा, क्योंकि ऑटो के जो चार्जेस हैं वो बहुत ज़्यादा बोलते हैं, बहुत ज़्यादा हाई हैं, और वो सब यूनिटी में चलते हैं। तो इसलिए आप अगर बार्गेन भी कराओगे तो वो नहीं करने वाले, और कम से कम 100 से 150 रुपये से नीचे वो कहीं नहीं बोलते। अगर आपको 200 मीटर की दूरी पर भी जाना है ना, तब भी वो 150 रुपये ही बोलते हैं। तो इसलिए वो लोग यूनिटी में चलते हैं। तो इसलिए मैं आपको बोलूँगी कि कटरा चौक के आसपास ही आप होटल लो। अब उन लोगों की बात करते हैं जो लोग भवन पे स्टे करना चाहते हैं, भवन पे आराम करना चाहते हैं।
तो उन लोगों को मैं ये बता दूं, भवन पे जितने भी आराम करने की जो रहने की जो जगहें हैं उनके लिए आपको ऑनलाइन बुकिंग करनी पड़ती है। माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की जो वेबसाइट है आप वहां पर लॉगिन कीजिए और वहां पे आप बुकिंग कर लीजिए। अगर वहां पे रूम्स अवेलेबल होंगे, रूम्स की अवेलेबिलिटी आपको श्राइन बोर्ड की वेबसाइट पे आपको दिख जाएगी। अगर श्राइन बोर्ड की वेबसाइट पे रूम्स अवेलेबल नहीं है तो ये सोच के मत जाना कि अगर ऊपर रूम्स हुए तो हमें मिल जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। वो लोग साफ मना कर देते हैं आपकी बुकिंग लेने से। अगर 1-2 रूम उनके पास हुए भी ना खाली तो बाय मतलब लक की बात है वो आपके कि आपको वो दे दे, अदरवाइज वो मना ही कर देते हैं कि जाओ पहले ऑनलाइन बुकिंग करके आओ, ठीक है। इसलिए पहले ऑनलाइन चेक कर लो, अगर रूम्स की अवेलेबिलिटी है भवन के पास तो आप बुकिंग करा लो, ऑनलाइन ही करा लो तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और सेफर साइड आप ऑनलाइन करा लोगे तो ज़्यादा सेफ रहेगा। अगर आपके साथ बच्चे हैं तो वहाँ पे आपको डोरमेट्री मिल जाएंगी। मनोकामना भवन जो मैंने अपने व्लॉग में दिखाया हुआ है जिसमें मैंने माता की चढ़ाई की है, उसमें मैंने आपको जो मनोकामना भवन दिखाया है उसमें आपको सेपरेट आपको रूम नहीं मिलता है, उसमें आपको सिर्फ और सिर्फ डोरमेट्रीज मिलती हैं, ठीक है। तो अगर आप डोरमेट्रीज में रहना कंफर्टेबल है आपके लिए तो आप ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हो माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की वेबसाइट से। जब आप श्राइन बोर्ड की वेबसाइट पे लॉगिन करोगे तो आपको एक और उसमें भवन दिखेगा जो है वैष्णवी एंड गौरी धाम, ठीक है। ये जो दूरी है ना भवन की, इससे जो दूरी है वो थोड़ी सी ज़्यादा दूर है। आपको उसके लिए चढ़ाई चढ़नी पड़ेगी, सीढ़ियों की चढ़ाई है, थोड़ी सी चढ़ाई चढ़नी पड़ेगी और वहाँ जाके गौरी भवन में, वैष्णवी धाम का गौरी भवन में रिसेप्शन है, वहाँ पे आपको बुक करना होगा, ठीक है। अगर उनके पास रूम्स हुए तो वो आपको वहाँ दे देंगे और अगर उनके पास रूम्स नहीं हुए तो वो किसी भी हालत में नहीं देंगे। 1-2 मतलब उनके ऊपर है, मेरा कहने का मतलब ये है कि पूरी बात उनके ऊपर है। अगर वो देना चाहेंगे दे देंगे, उनका मन नहीं हुआ तो वो मना भी कर सकते हैं, क्योंकि मेरे साथ ऐसा ही हुआ था। रूम्स वहाँ पर खाली हुए थे मेरे सामने लेकिन उन्होंने मना कर दिया था। आई डोंट नो मतलब क्या रीज़न था उनका कि वो क्यों नहीं देना चाह रहे थे। तो इसलिए मैं आपको कन्फ्यूजन दूर कर रही हूँ कि वैष्णवी धाम का जो रिसेप्शन है वो आपका गौरी भवन पे पड़ेगा और गौरी भवन का रिसेप्शन गौरी भवन ही है, ठीक है। और इनको आपको चढ़ाई चढ़ के जाना पड़ेगा। अगर आपके साथ बच्चे हैं तो आप मतलब परेशान हो जाओगे क्योंकि वो थोड़ा सा दूर जाके है, ठीक है। मनोकामना भवन आपको वही मिल जाएगा। अगर मनोकामना भवन में आपको बुकिंग मिलती है तो आप बिल्कुल करा लेना, डोरमेट्रीज इसमें आपको मिलेंगी। और अगर वैष्णवी धाम में या गौरी भवन में, गौरी धाम में आपको रूम मिल जाता है तो वहाँ का जो कमरा है 800 या 900 रुपये का कमरा है, जो काफ़ी स्पेशियस है और काफ़ी अच्छा है। अगर रूम्स की बुकिंग मिल जाती है तो ऑनलाइन चेक करते रहना, फटाक से करा लेना। अब रही बात जो लोगों को बुकिंग नहीं मिल रही है तो वो लोग आराम कहाँ पर करें, तो आपको वहाँ पर हॉल मिल जाएंगे, रेस्ट हॉल मिल जाएंगे। तो वहाँ पर हॉल में जाके आप क्या कर सकते हैं, वहाँ पर ब्लैंकेट्स ले सकते हैं उनसे। ब्लैंकेट्स वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं, आपको आराम करने के लिए मिल जाते हैं। तो आप वहाँ पे एक ब्लैंकेट को आप बिछा सकते हैं। वहाँ पे जो रेस्ट रूम्स होते हैं ना, रेस्ट रूम आपको भवन के पास ही मिल जाएंगे। अब वहाँ पे एक ब्लैंकेट आप बिछा लो, एक ब्लैंकेट आप ओढ़ लो। तो इस तरीके से आप अपने बच्चों को भी आराम करा सकते हो और खुद भी वहाँ पे रेस्ट कर सकते हो। अगर आपको रूम्स में बुकिंग नहीं मिलती है तो आप ये ऑप्शन चूज़ कर सकते हो। टेम्परेचर की बात करूँ तो टेम्परेचर वहाँ पे किसी भी वक्त पहाड़ों में बारिश हो जाती है तो उसका कोई भी कुछ नहीं कह सकता कि पहाड़ है, पहाड़ों में कभी भी मौसम चेंज हो जाता है। लेकिन अभी जो ठंडक है वहाँ पे, जैसी आपको हर जगह ठंड मिल रही है वैसी ही ठंडक है कटरा में। लेकिन जब आप भवन के पास जाएंगे तो भवन पे थोड़ी ज़्यादा ठंडक है, क्योंकि ऑब्वियसली वो बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर है। जो लोग पहली बार जा रहे हैं उनको मैं ये बता दूं कि अगर आप अभी यात्रा करना चाहते हो इस सीज़न में तो आप मॉर्निंग में यात्रा करना शुरू करना, क्योंकि सर्दियों में अगर आप सुबह यात्रा करोगे तो आप शाम तक, रात होने तक आप नीचे भी आ जाओगे। लेकिन अगर आप गर्मियों में जाओ तो गर्मियों में आप रात को यात्रा करो ताकि ठंडे में आप यात्रा कर लो और धूप से बच जाओगे। तो फाइनली अब हम बात करते हैं यात्रा आपको किस तरीके से शुरुआत करनी है। सबसे पहले आपके पास यात्रा पर्ची होनी चाहिए। यात्रा पर्ची आपको मेन कटरा में भी मिल जाएगी। यात्रा पर्ची का काउंटर है वहाँ पे, जहाँ पर बहुत ज़्यादा लंबी लाइन नहीं होती है। लेकिन अगर आप फिर भी बचना चाहते हो, वो टाइम आप सेव करना चाहते हो, तो आप श्राइन बोर्ड की वेबसाइट से, अगेन श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की वेबसाइट से आप रजिस्ट्रेशन स्लिप आप बुक कर सकते हो। ठीक है, वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। आप ऑफलाइन कर लो चाहे ऑनलाइन कर लो, वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। तो अब इस तरीके से आप पहले से आप उसका प्रिंट आउट लेके जाओ। अगर आप ऑनलाइन कर रहे हो तो आप अंदर जब एंटर करोगे मेन गेट पे, तो मेन गेट पे आपको वो पर्ची का आपको प्रिंट आउट दिखाना है या अपनी एंट्रेंस स्लिप जो है आपको दिखानी है। और जैसे ही आप अंदर एंटर करोगे, कुछ दूर चलने के बाद आपको पड़ेगा ताराकोटी मार्ग, जो कि नया रास्ते के नाम से भी जाना जाता है, और एक है पुराना वाला मार्ग जिसे पहले यात्रा करी जाती है, जो हमेशा से यात्रा करते हैं।
ठीक है। लेकिन अब आप सोचोगे कि ताराकोट मार्ग से यात्रा करनी चाहिए नए रास्ते से या फिर पुराने रास्ते से यात्रा करनी चाहिए। देखिए, अगर आप 4 किलोमीटर एक्स्ट्रा चल सकते हैं तो आप ताराकोटी मार्ग से भी यात्रा कर सकते हैं, क्योंकि नया वाला जो रास्ता है वो पुराने वाले रास्ते से 4 किलोमीटर लंबा है, जो कि दोनों रास्ते आपको अर्धकुंवारी पे ही मिलते हैं। पुराने वाले रास्ते पे जाने का एक फायदा और है कि अगर आपको खाते पीते जाने का शौक है तो आपको वो सारी सुविधाएं पुराने वाले रास्ते पे मिलेंगी, और नए वाले रास्ते पे आपको इतने खाने पीने के ऑप्शंस आपको नहीं मिलेंगे, लेकिन आपको वॉशरूम दोनों ही रास्ते पे हर 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे आपको मिल जाएंगे। पुराने वाले रास्ते से जाने का एक छोटा सा नुकसान ये है कि जब आप पुराने रास्ते से यात्रा शुरू करोगे तो आपको घोड़ों का भी सामना करना पड़ेगा, क्योंकि नीचे से लेकर अर्धकुंवारी तक घोड़े साथ में चलते हैं, जहाँ पर पैदल यात्री भी चलते हैं और घोड़े भी चलते हैं। नए रास्ते पर ऐसा कुछ नहीं है, वहाँ पर सिर्फ पैदल यात्री ही जाते हैं, जो कि रास्ता बिल्कुल साफ सुथरा है। जब आप जैसे ही आप यात्रा शुरू करोगे तो 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे कटरा से 1 किलोमीटर दूर पड़ता है बाणगंगा, जो आपका पहला स्टेप होगा। बाणगंगा पहुंचकर आप चाहे तो वहां पर बहुत लोग स्नान करके भी जाते हैं नीचे बाणगंगा में, जहां पे माता ने अपने बाल धोए थे, इसलिए उसको बालगंगा भी कहते हैं, और उसको बाणगंगा भी कहा जाता है क्योंकि वहां बाण छोड़कर वहां पे गंगा प्रकट की थी, जिसे बाणगंगा और बालगंगा दोनों ही कहा जाता है। तो आप वहां पर स्नान भी करके जा सकते हो, नहाकर जा सकते हो। बहुत लोग वहां पे स्नान करते हैं और उसके बाद अपनी आगे की यात्रा शुरू करते हैं। बाणगंगा पे ही आपको घोड़े के ऑप्शंस मिल जाएंगे, आपको प्रैम के ऑप्शन मिल जाएंगे। स्ट्रॉलर मीन्स अगर आपके पास छोटे बच्चे हैं, आप चाहते हो प्रैम में, स्ट्रॉलर में आप उनको लेके जाना चाहते हो, तो वो भी आपको मिल जाएंगे। उसके साथ आपको पिट्टू भी मिल जाएगा। ठीक है, पिट्टू उसे कहते हैं जो आपके जो बच्चों का जो स्ट्रॉलर है वो उसको ड्रैग करके जो लेके जाते हैं ना, तो वो पिट्टू होते हैं। ठीक है, और घोड़े का ऑप्शन भी आपको मिल जाएगा और आपको पालकी का ऑप्शन भी मिल जाएगा। तो चार्जेस मैं आपको बता देती हूँ। पालकी का जो चार्जेस है वो आपको 3000 रुपये के अराउंड पड़ता है, जो आपको बाणगंगा से लेके भवन तक आपको 3000 रुपये पे करने होते हैं एक पालकी के, जो 4 लोग उठा के लेके जाते हैं। ठीक है, और पोनी का चार्जेस मैं आपको बता दूं, घोड़े के जो चार्जेस होते हैं वो आपको बाणगंगा से लेके अर्धकुंवारी तक के जो चार्जेस हैं वो है 650 रुपये, और अगर आप भवन तक का डायरेक्ट घोड़ा करना चाहते हो तो वो आपको 1200 रुपये पे करने होते हैं। स्ट्रॉलर की अगर बात करूं तो बच्चों के जो प्रैम होते हैं उनकी बात करूं तो उनका जो प्राइस है 540 रुपये है। नीचे से मतलब बाणगंगा से लेके डायरेक्ट भवन तक का जो प्राइस है वो है 540 रुपये, तो वो भी काफ़ी अफोर्डेबल है। बाणगंगा से थोड़ा सा और आगे चलोगे आप तो कुछ किलोमीटर की दूरी पर आपको चरण पादुका भी मिलेंगी। आप चरण पादुका के दर्शन करके वहां आगे की तरफ जाओगे तो आगे जाके आपको अर्धकुंवारी आप पहुंच जाओगे। अर्धकुंवारी में आपको गुफा मिलेगी, वहां पर भी आप गुफा के दर्शन भी कर सकते हो, और आप चाहो तो वहां पर स्टे भी कर सकते हो, और 1 दिन स्टे करने के बाद आप आगे भवन की यात्रा कर सकते हो। अर्धकुंवारी में आपको शारदा भवन भी मिल जाएगा, और भी आपको भवन मिल जाएंगे जिनकी भी बुकिंग आपको ऑनलाइन श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की वेबसाइट पर ही करनी पड़ेगी। और अगेन मैं यही बोलूँगी कि अगर उनके पास रूम्स की अवेलेबिलिटी हुई, अगर उनका मन हुआ तो वो आपको फिजिकली जाकर भी रूम दे देंगे, अगर अवेलेबिलिटी हुई तो अर्धकुंवारी पर भी। लेकिन अगर आप अर्धकुंवारी गुफा में नहीं जाना चाहते हो और आप डायरेक्ट भवन जाना चाहते हो तो उसके लिए भी 2 रास्ते जाते हैं। एक जाता है हिमकोटी मार्ग और एक जाता है आपका हाथीमत्था मार्ग। हिमकोटी मार्ग से जो जाते हैं वो जाते हैं पैदल यात्री, और अगर आप हाथीमत्था मार्ग से जाना चाहते हो तो हाथीमत्थे मार्ग से जाते हैं पैदल यात्री के साथ साथ घोड़े भी जाते हैं। अर्धकुंवारी से भवन तक का जो रास्ता है हाथीमत्थे वाले मार्ग से वो आपको पड़ेगा 650 किलोमीटर, और आपको अर्धकुंवारी से भवन तक का जो मार्ग है हिमकोटी वाले रास्ते से वो आपको पड़ेगा 5.5 किलोमीटर। तो ये आपके ऊपर है कि आप हिमकोटी मार्ग से जाते हो या फिर आप हाथीमत्थे के मार्ग से जाते हो। अगर आप घोड़े से जा रहे हो तो घोड़े वाला आपको हाथीमत्थे के मार्ग से लेके जाता है, और अगर आप पैदल जा रहे हो तो आप हिमकोटी मार्ग से जा सकते हो। अर्धकुंवारी से भवन तक पहुंचने का एक और बेस्ट ऑप्शन अवेलेबल है, वो है बैटरी कार। बैटरी कार के लिए भी आपको ऑनलाइन बुकिंग करानी पड़ती है, वो ज़्यादा अच्छी रहेगी। अगर आप ऑनलाइन बुकिंग कराओगे तो आपको सीनियर सिटीजन की ही बुकिंग होती है। ठीक है, श्राइन बोर्ड की वेबसाइट पे आपको बैटरी कार की अगर बुकिंग करानी है तो वो सिर्फ और सिर्फ सीनियर सिटीजन्स के लिए ही अवेलेबल है, जिसका चार्ज है 354 रुपये, मीन्स 354 रुपीज़। ठीक, तो ऑफलाइन आप किसी भी एज ग्रुप के हो आप ऑफलाइन बुकिंग करा सकते हैं, लेकिन आपको वहाँ घंटों लाइन में खड़ा रहना पड़ेगा। शायद 1 घंटा भी हो सकता है, शायद आधा घंटा भी हो सकता है, शायद 15 मिनट भी हो सकते हैं, और शायद 1.5 से 2 घंटा भी हो सकता है आपका नंबर आने में, आपको टिकट लेने में। भवन पहुंच गए, भवन पहुंचने से पहले, अंदर घुसने से पहले एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगी कि आपके पास पर्स नहीं होना चाहिए, वॉलेट, पर्स, बेल्ट वगैरह कुछ भी नहीं होना चाहिए। आपके पास सिर्फ प्रसाद होना चाहिए और आपके पास सिर्फ आपके पैसे होने चाहिए। पैसों का वॉलेट नहीं होना चाहिए, कुछ भी अंदर अलाउड नहीं है।
ठीक है, इस चीज़ का ख्याल रखना। सब कुछ आपके पास जो भी सामान आप लेकर जाओगे सब कुछ आपको नीचे लॉकर रूम में रखना पड़ेगा, जो आपको भवन से पहले ही मिल जाएगा। आपको डाउनस्टेयर्स जाना होगा और आपको लॉकर रूम में आपके पास जो भी सामान होगा आपको लॉक करके आना है और आपको प्रसाद और पैसे लेके ही अंदर जाना है भवन में, और उसके अलावा वहाँ पर कोई चीज़ अलाउड नहीं है। लेकिन मुझे कमेंट सेक्शन में किसी का कमेंट आया था कि वो लड्डू गोपाल ले जाना चाहती हैं भवन में दर्शन कराने, तो क्या वो लेके जा सकती हैं? तो उनको मैं ये बोलना चाहूँगी कि अगर आपके पास लड्डू गोपाल आपको अंदर लेके जाने हैं तो वैसे तो देखिए इस तरह का कोई रूल वहाँ पे नहीं लिखा है कि आप लेके जा सकते हैं या नहीं लेके जा सकते। तो उसके लिए आप ये कर सकते हैं, वहाँ पे जो सिक्योरिटी चेक वाले होते हैं, जो पुलिस वाले खड़े होते हैं सिक्योरिटी के लिए, आप उनसे परमिशन ले सकते हैं कि आप दिखा के उन्हें कि जी मेरा ये है और मुझे ये लेके जाना है अंदर, तो मैं क्या लेके जा सकती हूँ। तो अगर वो आपको अलाउ कर देंगे तो आप लेके जा सकते हो, अगर वो नहीं करेंगे तो आपको किसी भी हाल में अंदर नहीं लेके जानी वो चीज़ जो वो मना कर देंगे, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है। आप जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो आप लोग फॉलो करो, क्योंकि वो चीज़ें हमारी सेफ्टी के लिए ही हैं, हमारी सेफ्टी के लिए बनाई गई हैं। जब आप लॉकर रूम में सामान रखने जाओगे तो आपको लॉकर रूम में 1 घंटा भी लग सकता है, आधा घंटा भी लग सकता है, और आपको 15 से 20 मिनट भी लग सकते हैं। ये सब चीज़ें रश के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि रश अगर ज़्यादा होगा तो आपको ज़्यादा टाइम भी लग सकता है, क्योंकि एक लॉकर खाली होगा तभी वो किसी दूसरे को लॉकर मिलेगा। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। मुझे कम से कम 1 घंटा लग गया था लॉकर रूम में सामान रखने में, क्योंकि काफ़ी लंबी लाइन थी नीचे लॉकर रूम में सामान रखने के लिए, क्योंकि मेरे पास कैमरा था, मेरा बैग था और ट्राइपॉड वगैरह था, तो इसलिए मुझे सामान लॉकर रूम में रखना ही था। तो 1 घंटा लाइन में लगने के बाद मुझे लॉकर मिल गया और उसके बाद मैंने उसमें सामान रखा। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको यही बोलूँगी, कम से कम जो आपका नेसेसरी चीज़ होना आप वही ऊपर लेकर जाओ, वरना आप सारी चीज़ें आप नीचे अपने होटल में ही रख के जाओ ताकि मैनेज आप कर सको। कहते कई लोग कोई चुन्नी में लपेट रहा है, कोई कंबल में लपेट रहा है, जूते वगैरह, है ना। जो लोग ज़्यादा सामान नहीं लेके गए थे, जैसे शूज़ वगैरह लपेट के वो ऐसी जगह छुपा रहे थे जहाँ पर वो वापस दर्शन करके आके ले लें। तो ये भी ऑप्शन आप ले सकते हो अगर आपको लगे कि हाँ कोई जगह ऐसी आपको सेफर मिल गई है, मतलब सेफ मिल गई है। भवन के अंदर जाने की बात करें तो वहाँ के लिए भी मेरे पास एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और मैं आपको बताऊँगी कि जैसे ही आप भवन के अंदर दर्शन करने जाओगे तो आपको 2 गुफा मिलेंगी। एक आपको जैसे ही आप एंटर करोगे, एक आपको 1st नंबर पे पड़ेगी और एक आपको 2nd नंबर पे आपको शाम को दिखेगी। मतलब ऐसे गुफा जा रही है, ऐसे करके, ऐसे। ठीक है, एक यहाँ है और एक यहाँ, ये आपको पहले पड़ेगी और ये वाली आपको सामने दिखेगी। तो आप 2nd वाली गुफा में नहीं जाना, आप पहले वाली गुफा में जाना जो आपको पहले पड़ेगी। क्यों? उसका ये रीज़न है कि जब आप पहले नंबर वाली गुफा में जाओगे ना तो वहाँ पे आपको माता की पिंडियों के आपको मतलब बिल्कुल फेस टू फेस दर्शन आपको मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप दूसरे नंबर वाली गुफा से जाओगे ना, उसमें आपको साइड के दर्शन मिलेंगे, जिसमें आपको ऐसे उचक उचक के आपको देखना पड़ेगा माता को, ऐसे ऐसे करके देखना पड़ेगा। ठीक है, आप पहले नंबर वाली गुफा में जाओगे तो वहाँ आप फेस टू फेस दर्शन कर सकते हो, बिल्कुल एकदम आंखों के सामने ऐसा हो गया आपके माता की पिंडियाँ जो होंगी ना, तो आप बिल्कुल ध्यान मग्न होकर अपने दर्शन करना। ठीक है जी, अब आ जाते हैं हम दर्शन करके बाहर। लगभग 1 से 1.5 घंटा आपको दर्शन करने में लग जाएगा। इट्स डिपेंड ऑन रश। तो अगर मैं यही बोलूँगी आपको, ठीक है जी, आपको कम से कम 1 घंटा लग जाता है आपको लाइन वाइन में लग के ये सब करने में। जब आप दर्शन करके बाहर लौटोगे, आपने अपना सामान वामान ले लिया, उसके बाद आप जाओगे अगर कुछ खाने पीने, तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगी। भवन के पास जितने भी आपको खाने पीने के रेस्टोरेंट नज़र जो आएंगे ना, वो सारे आपको, ऐसा नहीं है कि किसी में प्याज नहीं होगा या किसी में लहसुन नहीं होगा। पहले ऐसा ही होता था कि वहाँ पर प्याज और लहसुन बिल्कुल वर्जित था, लेकिन आजकल लोग क्या कर रहे हैं, वहाँ पर आपको प्याज भी देखने को मिल जाएगा, आपको लहसुन भी मिल जाएगा। तो इसलिए अगर आप पूरी तरह से शाकाहारी बन के जाना चाहते हो तो प्लीज़ आप उनसे पूछ लो कि आपके खाने में प्याज और लहसुन का इस्तेमाल तो नहीं हुआ है, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है प्याज और लहसुन से तो डेफिनेटली आप खा सकते। माता वैष्णो देवी के भवन से दर्शन करने के बाद आपको जाना होता है भैरव मंदिर पे, क्योंकि माता वैष्णो देवी ने भैरव बाबा को ये वरदान दिया था कि जो भक्त मेरे दर्शन करने मेरे भवन तक आएगा, भैरवनाथ के दर्शन करके ज़रूर जाएगा, तभी उनकी यात्रा सफल होगी। तो इसीलिए माता वैष्णो देवी के भवन से दर्शन करने के बाद आप भैरव मंदिर जाना होता है ताकि आपकी यात्रा पूर्ण हो जाए, सफल हो जाए। तो इसलिए अगर आपके पैरों में दिक्कत है, आप नहीं चढ़ पा रहे हैं, भवन तक नहीं जा पा रहे हैं, तो आप उस केस में ये कर सकते हैं कि वापस आप कटरा आ जाओ। कटरा में 1 से 1.5 किलोमीटर के अंदर आपको भैरव मंदिर पड़ेगा। आप मेरे प्राचीन जगह वाला जो व्लॉग है वहाँ पे आप देख सकते हो कि भैरव मंदिर कहाँ पर है, तो वहाँ जाके आप भैरवनाथ जी के दर्शन कर सकते हो और अपनी यात्रा को पूर्ण कर सकते हो। यात्रा पूरी होने के बाद एक इम्पॉर्टेंट बात मैं और कहना चाहूँगी आपको
कि जब हम माता वैष्णो देवी की यात्रा करके आते हैं तो हमें अपने घर पर कन्या जिमानी होती है। कन्या जिमाना आप अपने घर पे भी कर सकते हो या फिर आप वहीं पर कटरा में भी कर सकते हो। कटरा में भी आपको बहुत सारी बच्चियां ऐसी मिल जाती हैं जिन्हें खाना खिलाकर आप अपनी यात्रा को पूर्ण कर सकते हो। उसके लिए मैं आपको ये बोलना चाहूँगी कि आप जो कन्या जिमाना चाहते हैं उन कन्याओं को आप कुछ ऐसी चीज़ खाने में दें जिनसे उनका पेट भर जाए या जो उनके खाने योग्य हो, जिन्हें वो फेंके ना। क्योंकि मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि वहाँ पर एक कॉर्नर में एक छोटी सी दुकान है, हलवाई है वो, और वो एक छोटे से इतने से दोने में, जो हम जिसमें गोलगप्पे खाते हैं ना, उतना छोटा सा दोना है वो, और उसमें वो 1 चम्मच हलवा, 1 चम्मच जलेबी का टुकड़ा, सिर्फ इतना सा जलेबी का टुकड़ा, इससे ज़्यादा बड़ा जलेबी का टुकड़ा नहीं था उसमें, जो जितनी भी कटोरियाँ रखी थी, ठीक है जी। और उसमें एक इतना सा, मतलब जो गोलगप्पे की पापड़ी होती ना, पापड़ी जितनी वो पूड़ी थी, बस सिर्फ और सिर्फ ये इसके वो, और जरा से दो चार उसमें चने के दाने। ये चीज़ वो पता है कितने की दे रहा था? 25 रुपए की इतनी छोटी सी कटोरी वो बेच रहा था, और धड़ल्ले से उसकी कटोरियां बिक रही थी 25 रुपए की एक। अब आप खुद सोचो, और वही कटोरियां बच्चियां फेंक रही थी, मतलब वो खा भी नहीं रहे थे, बच्चे फेंक रहे थे उन्हें, और वो प्रसाद पैरों में गिर रहा था, कूड़ेदान में जा रहा था। तो आप खुद ही सोचो, ऐसी चीज़ देने का क्या फ़ायदा जिसे बच्चे खाएं ही ना, जिसे बच्चे फेंक दे रहे हैं। तो आप अगर कन्या जिमाना चाहते हो जेन्युइनली, तो आप ऐसी चीज़ें दो जिसे बच्चे खा भी लें और जो उनका पेट भर जाए। आप छोले कुलचे दे सकते हो, आप पकोड़े दे सकते हो, आप फ्रूट्स खिला सकते हो। तो बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है, वहीं मार्केट में आपको कई सारी चीज़ खाने की मिल जाएंगी। छोले भटूरे खिला सकते हो, पूड़ी सब्जी खिला सकते हो। तो ऐसी कई चीज़ें जो आप उन्हें खिला सकते हो अगर आप कन्या जिमाना वहाँ पर चाहते हो। अदरवाइज आप अपने घर पे भी कर सकते हो। कटरा में अगर खाने पीने की बात करूँ तो आपको कटरा बाजार में खाना काफ़ी सस्ता मिल जाएगा। जो वहाँ पर छोटे छोटे जो आपने ढाबे देखोगे ना, वो ढाबों में खाना सस्ता है, खाना बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है, ठीक है। लेकिन आप जो बड़े बड़े आप जो ढाबे हैं वहाँ पर, बड़े बड़े जो रेस्टोरेंट हैं, वहाँ डेफिनेटली आपको प्राइस थोड़ा ज़्यादा मिलेगा। 250 रुपये प्लेट, 300 रुपये प्लेट तरह की मतलब सब्जियाँ, तो वो थोड़ा सा खाना आपको महंगा पड़ेगा अगर आप कई सारे लोग हो, ठीक है। लेकिन अगर आप अफोर्डेबल में और बढ़िया खाना खाना चाहते हो तो मैं आपको सजेस्ट यही करूंगी कि आप कटरा बाजार में जाओ। कटरा बाजार में जो आपको छोटे छोटे ढाबे देखने को मिलेंगे ना, मैंने अपने व्लॉग्स में बताया है कि आप कटरा का जायका वाला जो व्लॉग है आप उसमें देख सकते हो। वहाँ पे मैंने प्राइस बताना मैं भूल गई हूँ, लेकिन मैं अब आपको बता देती हूँ। खाना काफ़ी अफोर्डेबल है, आपको 100 रुपये 120 रुपये में मतलब अच्छा खासा आपका पेट भर जाएगा वहाँ पर। अगर आप राजमा खाना चाहते हो तो एक डिफरेंट तरीके का राजमा पनीर आपको खाने को मिलेगा प्रेम वैष्णो ढाबा पे, तो आप प्रेम ढाबा पे जाके खा सकते हो। सो गाइज, आई होप कि आपकी माता वैष्णो देवी की यात्रा में मेरा ये वीडियो की इंपॉर्टेंट बातें आपके कुछ काम आए और आपकी हेल्प करें। तो बस मैं यही चाहती हूँ। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं अपने नए वीडियो में एक नए डेस्टिनेशन के साथ, एक नई जर्नी के साथ। तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, बाय बाय।